स्टार्ट करूँ। जैसा कि हमने चर्चा की थी इसके पहले वाले वीडियो में, हमारा चल रहा है इसमें क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 पुष्प की पाठकों में लैंगिक जनन। पिछली क्लास में हमने पुष्प की संरचना को देखा था। पुष्प की संरचना में हमने उसके 2 सहायक अंगों और 2 मुख्य जनन अंगों की चर्चा की थी। तो इस चैप्टर में, इस पार्ट में हम देखेंगे पुष्प की पाठकों में लैंगिक जनन। जब हमने लैंगिक जनन की बात की थी पिछले वीडियो में, तो हमने आपको बताया था कि लैंगिक जनन के 3 भाग हैं: निषेचन, पूर्व घटनाएं। निषेचन और निषेचन पश्चात घटना। ये हमने 3 स्टेप बताए थे। लैंगिक, जो सामान्य लैंगिक जनन होता है, उसके 3 चरणों में हम उसका अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात किए थे निषेचन पूर्व घटनाएं। निषेचन पूर्व घटनाओं में 2 घटनाएं हैं। उसमें हम पहले की बात करने वाले हैं युग्मक जनन, और दूसरा हम बात करेंगे युग्मक स्थानांतरण। ये हमने पिछली क्लास में चर्चा कर ली थी। आज हम देखेंगे युग्मक जनन में सबसे पहले नर युग्मक, उसके बाद जो दूसरा होगा वो होगा मादा युग्मक। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है कि नर युग्मक क्या होता है, नर युग्मक का निर्माण कहाँ होता है, तो इस पे हम चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हमने बताया था कि एक पुष्प में, आपको याद होगा, एक पुष्प में 2 भाग हो सकते हैं। एक होता है नर जनन अंग। नर जनन अंग को हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं पुंमंग। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एंटोसिया। पुंमंग क्या होता है? पुंमंग में हमने जब चर्चा की थी पुंकेसर, तो आप ये पुंकेसर का जो बंडल होता है, पुंकेसर का जो संयुक्त रूप होता है, जो समूह होता है, तो उसे हम कहते हैं पुंमंग। यानी पुंमंग एक तरह से पुंकेसरों का समूह। तो पुंमंग में हम इसका अध्ययन करेंगे पुंकेसर। यहाँ तक चर्चा आपको समझ में आ गई होगी। पुंकेसर इंग्लिश बोलते हैं स्टेमेन। लास्ट में आपको याद हो तो हमने एक फ्लावर बनाया था इस तरह से, और हमने यहाँ पे आपको इस तरह से पुंकेसर दिखाया। ये जो स्ट्रक्चर है, सिंगल को तो हम बोलते हैं पुंकेसर, लेकिन जब ये ग्रुप में होते हैं तो आप इनको बोलते हैं पुंमंग। तो पुंकेसर आपको समझ में आ गया। ये प्रारूपिक पुंकेसर को हम देखें तो कैसी संरचना होगी। तो हमारी हेडिंग क्या होती है इसमें? पुंकेसर की संरचना। तो पुंकेसर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। इसे बोलते हैं तंत्र और इसे बोलते हैं परागकोश, एंथर। इसको बोलते हैं फिलामेंट। तो मुख्यतः पुंकेसर के 2 भाग हैं। एक तो है परागकोश एंथर और एक है फिलामेंट। तंत्र क्या है? जहाँ फ्लोरोपुष्प क्रम जहाँ से स्टार्ट होता है वहां से ये अटैच करने में मदद करता है। जो हमारा ये वाला पोर्शन है परागकोश, परागकोश ही वह स्थान है जहाँ पे नर युग्मक का निर्माण होता है।
अब हम देखेंगे परागकोश कैसा है। तो परागकोश बाइलोब्ड होता है। कोई भी परागकोश जो होगा वो द्विपालिक होगा। द्विपालिक का मतलब एक पाली ये हो गई और एक पाली ये हो गई, और बीच में एक ऐसे लाइन आती है जो इन दोनों पालियों को जोड़ती है। और प्रत्येक पाली में दो कोष्ठक होते हैं। कोष्ठक यानी चैम्बर, यहाँ कोष्ठक का मतलब होता है चैम्बर। तो दो कोष्ठक होते हैं, यानी अगर हम टोटल एक परागकोश की बात करें तो एक परागकोश द्विपालिक है, क्योंकि प्रत्येक पाली में दो कोष्ठक हैं। तो इसलिए एक परागकोश में 4 कोष्ठक होते हैं। एक परागकोश में कितने कोष्ठक हो गए? 4 कोष्ठक हो गए। इसका जब हम हॉरिजॉन्टल सेक्शन काटते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं, या कभी आप परागकोश को ऐसे करेंगे तो पीला पीला सा आपको पदार्थ मिलेगा, वो क्या होता है? परागकण होते हैं। यानी ये जो परागकोश होता है वो परागकणों से भरा होता है। 2-3 चीजें यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। पहली तो ये जो परागकोश है, जो ये हमारा पुंकेसर है, इनकी संख्या हर एक पौधे में अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि इनकी संख्या निश्चित होती है कि सारे पुष्प में इनका संख्या वही होगा। किसी में संख्या ज्यादा होगी, किसी में कम होगी, किसी में निश्चित होती है। हाँ, इतना जैसे अभी हम गुड़हल का एग्जाम्पल ले रहे थे, तो गुड़हल में पुंकेसरों की संख्या निश्चित है, सरसों में पुंकेसरों की संख्या निश्चित है। अच्छा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी पुष्प हुए सब इनकी संख्या वही होगी। तो इनकी संख्या अलग अलग हो सकती है, एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। इनका आकार भी अलग अलग हो सकता है। विभिन्न तरह के, आपने पढ़ा था लेवल में डाइवर्सिटी, तो डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन जो कॉमन चीज उसमें यह है कि परागकोश द्विपालिक होते हैं और प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठक होते हैं। इसलिए एक परागकोश में टोटल कितने कोष्ठक हो गए? 4 कोष्ठक हो गए। और इस परागकोश में जो सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है परागकण, वो बनता है। तो हम बात कर रहे हैं, पुंकेसर की बात हो गई। पुंकेसर के अंदर परागकोश, और एक हेडिंग बनती है लघु बीजाणु जनक। जब हम परागकण की बात चर्चा कर रहे हैं कि एक परागकोश में लाखों करोड़ों संख्या में परागकण होते हैं, और परागकण में ही लघु बीजाणु का निर्माण होता है, और लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन। यहाँ पे एक बात ये समझना है कि जो हम बात कर रहे थे 4 कोष्ठक की, तो जिसे हम बोलते हैं लघु बीजाणु धानी, ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। आप एनसीईआरटी के बुक में भी मिल जाएगा आपको। जो 4 कोष्ठक होते हैं वो चारों कोने पे होते हैं, और प्रत्येक कोना क्या कहलाता है? लघु बीजाणु धानी। ये जो हमारा एक एक स्ट्रक्चर है वो क्या है? लघु बीजाणु धानी।
लघु बीजाणु माइक्रो स्पोरेंजियम। इस माइक्रो स्पोरेंजियम में ही लघु बीजाणु का निर्माण होता है। तो आप देखेंगे कि जो हमारा ये स्ट्रक्चर है, जिसे हम 4 लघु बीजाणु धानियां है, तो चारों लघु बीजाणु धानियां चारों कोष्ठक पे है, लेकिन इसके ऊपर आप देखेंगे 4 लेयर। तो जो सबसे बाहरी लेयर है उसे हम बाह्य त्वचा, इंग्लिश में एपिडर्मिस कहते हैं। जो दूसरी त्वचा है वो मध्य परत, मिडिल लेयर। जो तीसरी है उसे अंतर त्वचा कहते हैं, इंडोथेसियम। और जो लास्ट वाला है वो है टेपिटम। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो हमारा लघु बीजाणु धानियां है, तो लघु बीजाणु धानियां 4 तरह की परतों से घिरी हुई है। जो पहली सबसे परत है बाह्य त्वचा है, जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं, इंग्लिश में से मिडिल लेयर, इसे एंडोथेसियम, और ये टेपिटम। ये जो तीनों त्वचा है, ये जो तीनों है, ये सुरक्षा का कार्य करते हैं। यानी जब तक इसके अंदर का ये लघु बीजाणु, इसके अंदर का पराग कण जब तक मैच्योर नहीं हो जाता, जब तक वो स्फुटित यानी छूटता नहीं है, तब तक ये लेयर उसकी सुरक्षा करेंगे। जो चौथा लेयर है, इसको ध्यान से समझना, ये 1 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है सर। तो टेपिटम, टेपिटम का काम क्या है? फंक्शन ऑफ टेपिटम पूछ लिया जाता है। तो टेपिटम का काम है, इसके अंदर जो डेवलपिंग, जो विकसित होते हुए परागकण है, जो विकसित होते हुए लघु बीजाणु है, उनको न्यूट्रिशन यानी पोषण प्रदान करता है, उनको पोषण प्रदान करता है। और ये बाकी 3 परतें जो है उसका काम करता है। ये जो हमारा है, इसे हम बोलते हैं बीजाणुजन ऊतक। क्योंकि यहाँ पे लघु बीजाणु का निर्माण हो रहा है, तो ये लघु बीजाणुजन ऊतक होगा। इंग्लिश बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू, बीजाणुजन ऊतक। बीजाणुजन, जिससे बीजाणुओं का निर्माण होता है, ऐसे ऊतक को क्या कहते हैं? बीजाणुजन ऊतक कहते हैं। तो इस तरह से जैसे यहाँ स्ट्रक्चर है, यहाँ भी बीजाणुजन ऊतक है, यहाँ भी बीजाणुजन ऊतक है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। इस तरह से आप देखेंगे कि एक ही बार में बहुत सारी संख्या में जो नए लघु बीजाणु का निर्माण होता है। तो इस चित्र को थोड़ा सा और अगर हम वो करें तो ये कुछ चलिए उसको हम यहाँ देखें। ये हम मान लेते हैं कितना पोर्शन है, ये कुछ इस तरह का मान लेते हैं। अब ये जो बाहर की, ये मान लेते हैं ये चारों लेयर आपके हो गए, बाह्य त्वचा हो गया, मध्य परत हो गया, अंतर त्वचा हो गया। ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, जहाँ पे हमने इस तरह का दिखाया है, ये हमारा क्या है? बीजाणुजन। बीजाणुजन, क्योंकि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? लघु बीजाणु, इसे इंग्लिश बोलते हैं माइक्रो स्पोर। याद रखिएगा,
लघु बीजाणु जब चर्चा हो तो नर की बात हो रही है। जब गुरु बीजाणु की चर्चा होगी तो समझ लीजिए स्त्री की बात हो रही, मादा की बात हो रही है। तो यहाँ पे जहाँ क्योंकि हमारा पहला क्या है, हमने सबसे पहले क्या पढ़ना है, नर युग्मक का निर्माण कैसे होता है। तो नर युग्मक का निर्माण सबसे पहले हम उमंग देखें। उमंग क्या है, पुंकेसरों का गुच्छा है। पुंकेसर क्या है, पुंकेसर में हमने देखा तंतु होता है, परागकोश होता है। परागकोश क्या होता है, हमने देखा परागकोश भी पालित होता है, 4 चैम्बर होता है और चारों चैम्बरों पे 4 लघु बीजाणु धानियां होती हैं और इन लघु बीजाणु धानियों में लघु बीजाणु यानी माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। और ये जो लघु बीजाणु का निर्माण होता है, यहाँ की जो सेलें हैं वो एक नोट करने वाली बात है, आप नोट करिएगा। ये जो कोशिकाएं हैं ये अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा नर युग्मक का निर्माण करती है। 11 में आपको हमने पढ़ाया था अर्धसूत्री विभाजन और ये बताया था कि लैंगिक जनन में जब युग्मकों का निर्माण होता है तब कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन क्यों होता है और क्यों आवश्यक है, ये 11 में आपको पढ़ाया गया था। इससे क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। गुणसूत्रों की संख्या आधी होने से क्या होगा कि जब इनका निषेचन होगा तो 23 फॉर एग्जाम्पल आधा जो गुणसूत्र है, जैसे हमने मनुष्य का एग्जाम्पल बताना शुरू कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा कि आधा गुणसूत्र जो है वो नर से आएगा और आधा गुणसूत्र जो है वो मादा से आएगा और उनकी संख्या फिर क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। तो अर्धसूत्री में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, अपने मातृ कोशिका से आधी हो जाती है। मातृ कोशिका में अगर गुणसूत्र 46 है तो इस नर युग्मक में उनकी संख्या 23 हो जाएगी। इसी तरह मादा युग्मक में भी 23 होगा। 23 और 23 फिर मिलकर के कितने हो जाएंगे, 46। तो यहाँ पे याद ये रखना है कि बीजाणु जब उठकर अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ही परागकण या लघु बीजाणु का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो 4 लेयर है वो सुरक्षा के लिए है। टैक्टिकम जो है वो न्यूट्रिशन प्रदान करता है और ये जो लघु बीजाणु है इसके अंदर ही जो लघु बीजाणु धानी है इसके अंदर ही लघु बीजाणु का निर्माण होता है। तो अब हम बात करेंगे कि लघु बीजाणु या परागकण क्या है। इसका एक फिगर और आप देख समझ सकते हैं। अगर इस स्ट्रक्चर को ये आपकी जो चारों लेयर वहाँ पे अब यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे मान लेते हैं ये छोटे छोटे ये मान लेते हैं आपके क्या है, लघु बीजाणु। इसे हम क्या बोलते हैं, परागकण। पॉलन ग्रेन शब्द आपने सुना होगा, इसके लिए वर्ड यूज होता है पॉलन ग्रेन और इसके लिए होता है माइक्रोस्कोप। पॉलन ग्रेन से ही माइक्रोस्कोप का निर्माण।
तो ये एक सामान्य फिगर है, क्योंकि आप बुक में इसको देख सकते हैं अच्छे से, उसमें अच्छे से इसको समझाया गया है। और जो नहीं समझ में आएगा, जब हमारी कभी क्लास होगी, आपकी फिजिकल क्लास यानी क्लासरूम में जब बैठेंगे तो इसको हम और डिटेल से समझा देंगे। फिलहाल आप जो है कुछ चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई। सबसे पहले तो हमने समझा कि उमंग क्या है, फिर हमने समझा कि पुंकेसर क्या है, फिर हमने समझा कि परागकोश क्या है, और फिर हमने समझा कि परागकोश में परागकण कैसे बनते हैं। अब हमारी जो अगली हेडिंग है वो है परागकण, जिसे हम क्या बोलते हैं, पालन लेन। जो लघु बीजाणुधानी है उसमें बहुत सारी संख्या में परागकण का निर्माण होता है, और ये परागकण क्या होते हैं, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है परागकण। मैंने वहां जो छोटा सा गोला गोला बना के वो कर रहा था, वो यहाँ पे हमने बना दिया। और इसमें क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, बाद में ये कोशिका डिवाइड हो जाती है और इसमें जो है एक और सेल बन जाती है। तो अगर हम एक परागकण का अध्ययन करें, इनकी संख्या हमने आपको बता दी है कि 2-3 चीजें इनके बारे में भी क्लियर कर लेते हैं। पहला तो इनकी कोई संख्या निश्चित, जैसे परागकोश के बारे में बात कर रहे थे, पुंकेसर के बारे में, वैसे इनकी कोई निश्चित संख्या नहीं है। अलग अलग पुष्पों में इनकी संख्या अलग अलग होती है, बहुत ज्यादा हो सकती है, क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक संरचना है। माइक्रोस्कोपिक का मतलब बहुत सूक्ष्म है, 20 से 25 माइक्रोमीटर इसका जो साइज होता है वो 20 से 25 माइक्रोमीटर का होता है। तो बहुत छोटी संरचना है, इसलिए इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, और इनमें भी डाइवर्सिटी है। इनकी डाइवर्सिटी की जब हम बात करते हैं तो डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता। विविधता का मतलब होता है कि ये अलग अलग साइज में, अलग अलग शेप में, अलग अलग स्ट्रक्चर में, अलग अलग कलर में पाए जा सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अलग अलग पुष्पों में इनकी अलग अलग तरह की संरचना हो सकती है। बट जो हम कॉमन देखते हैं वो कॉमन ये है कि परागकण में क्या है, 2 घेरे बने हुए, आप देखेंगे 2, इसको हम बोलते हैं चोल। तो बाहरी को क्या बोलेंगे, बाह्य चोल। इंग्लिश के लिए इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है साइन। और जो अंदर वाला है उसे हम बोलते हैं अंतःचोल, जिसे हम बोलते हैं इंटर्न। अगर परागकण पे आपको कमेंट लिखने के लिए आता है, क्वेश्चन पूछता है परागकण क्या होता है, तो एक परागकण 2 लेयर से घिरी हुई आकृति होती है। बाहर वाली आकृति को वायचोल कहते हैं, और जो नीचे वाला है वो अंतःचोल। अच्छा, एक चीज है कि इसमें ये जो बाहर वाली जो इसकी दीवार है, जो वायचोल है, वो बहुत ही कठोर होता है। प्रकृति ने बहुत सुरक्षा दी हुई है। प्रकृति ने, चूंकि ये परागकण है, ये पुष्प से, पुंकेसर में से, पुष्प से अलग होकर के हवा में उड़ते हैं। तो हवा में उड़ेंगे, कहीं जाए, नष्ट न हो, ये ज्यादा धूप बर्दाश्त कर सके, ज्यादा जो है नमी को बर्दाश्त कर सके, एसिड को बर्दाश्त कर सके, ऐसा इसकी सुरक्षा हो सके, इसलिए इसका जो वायचोल है वो बहुत कठोर होता है। और कठोर क्यों होता है, कभी कभी ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि आखिर ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से ये कठोर होता है। तो वहाँ एक नाम आता है, आप नोट कर लीजिएगा, उस पदार्थ का नाम है स्पोरोलेनिन। स्पोरोलेनिन के कारण ही ये जो है बहुत कठोर दिखती होती है। और ये वाय हमने जैसे बताया, बाहरी घटनाओं जैसे जल से, हवा से और धूप से, इसके अलावा कोई एसिड से भी इसकी सुरक्षा करता है। यहाँ पे हमने आपको देखा होगा कि एक छोटा सा वो बना है, इसे हम बोलते हैं जनन छिद्र। फिर से इसको स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्योंकि जनन छिद्र
आपको क्लियर करना है। पहले हमने जो फिगर बनाया था वो था, तो दूसरा वाला भाग देखते हो, जैसे जैसे डेवलप होगा वैसे वैसे ये बनते जाए। तो ये मान लेते हैं इंक्लाइन हो गया। इसके बाद हम बना रहे हैं एक्साइन। एक्साइन देखिए चारों तरफ से घिरा हुआ है, केवल एक छोटा सा स्पेस यहाँ रह जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये तो बहुत कठोर है और इसके अंदर जो है ये दो सेल है, इसे बोलते हैं वेजिटेटिव सेल यानी वर्धी कोशिका। वर्धी में समझ में आया तो दूसरा वर्ड इसके लिए है कायिक। कायिक कोशिका यानी इसका काम क्या है? ये इसको मदर न्यूट्रिशन देता है, इसकी सुरक्षा करता है, ये सब काम करता है। ये जो हमारा दूसरा है इसे हम बोलते हैं जनन कोशिका। जनन कोशिका इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहीं पे नर युग्मक का निर्माण होना है। ये जो न्यूक्लियस है यही बाद में डिवाइड होगा तो नर युग्मक बनेगा। परागकण क्या करता है? नर जनन का प्रतिनिधित्व करता है और परागकण के अंदर से क्या बनता है? नर युग्मक बनते हैं। यहाँ पे जो ये वाली पॉइंट है जिसे हम कहते हैं जनन छिद्र, नाम से ही पता चल रहा होगा एक ऐसा छिद्र है जहां से जब ये बाहर निकलेगा तो यहाँ ऊपर वाली कोशिका दीवार तो है नहीं, तो ये जो अंदर वाली दीवार है बहुत आसानी से हट जाती है और यहाँ का मेटेरियल बाहर आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या होता है? जनन छिद्र। तो परागकण, अब फिर से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। पालन ग्रेन में कुछ चीजें हमने देखी। पहला तो पालन ग्रेन क्या होता है? नर जनन का प्रतिनिधित्व करता है, नर अंग का प्रतिनिधित्व करता है। परागकण एक दो आवरण से घिरा हुआ स्ट्रक्चर है। पहला बाहरी आवरण को वायचोल, अंदर वाले को अंतःचोल कहते हैं। तीसरी बात, इसकी साइज की बात हमने कर ली कि 20 से 25 माइक्रोमीटर होते हैं। इसमें दो सेल होता है, एक कायिक कोशिका होती है, एक जनन कोशिका होती है। जनन कोशिका का न्यूक्लियस ही डिवाइड होकर के क्या बनाएगा? नर युग्मक बनाएगा। और यहाँ पे जो नर युग्मक की बात करते हैं, ये जो केस स्ट्रक्चर हमने दिया है पालन ग्रेन का, ये हमारी क्या हो गई? जनन कोशिका हो गई। जनन कोशिका में हमने आपको जनन छिद्र भी दिखा दिया है, ठीक है। ये जो न्यूक्लियस है, ये आगे हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ाएंगे। ये वाली जो जनन कोशिका है, दो केस होता है। 60% केसेस में क्या होता है कि ये जब पालन ग्रेन मादा जनन अंग के वर्तिकाग्र पे पहुंचता है, वहां जा करके जब पराग नलिका निकलने लगती है तब ये डिवाइड होता है और डिवाइड होकर के दो नर युग्मक बनाता है। 40% केसेस में यहीं पे ये डिवाइड हो जाता है। यहीं पे डिवाइड होने का मतलब हुआ ये दो यहीं बन जाएगा, तो ये दो नर युग्मक होंगे। यही हमारे क्या होंगे? नर युग्मक। इसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे कि नर युग्मक की संख्या 2 क्यों होती है, ठीक है। ये पुष्पी पौधों का एक विलक्षण गुण है। यहाँ पे जो है दो नर युग्मक का निर्माण होता है और एक ट्रिपल फ्यूजन पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन में हम पढ़ेंगे ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिसरलेम बोलते हैं। अभी उसकी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं आगे जब हम ये सेकेंड वाला टॉपिक लेंगे, निषेचन। अभी हम कौन सा टॉपिक ले रहे हैं? निषेचन पूर्व घटनाएं। निषेचन पूर्व घटनाएं में हम युग्मक जनन पढ़ रहे हैं। युग्मक जनन में हमने पढ़ा कि पुमंग क्या होता है, पुमंग में क्या होता है, पुंकेसर क्या होता है, पुंकेसर के बाद हमने देखा परागकोश, परागकोश के बाद हमने देखा परागकण, और परागकण में ही क्या होता है?
नर युग्मक का निर्माण होता है। और कितने नर युग्मक बनेंगे? 2। चाहे 60% केसेस में बाद में बनेंगे, 40% केसेस में नहीं बन जाएगा। ये यहाँ पे भी डाइवर्सिटी है। तो आज हमारा एक टॉपिक और क्लियर हो गया, नर जननांग। नर जननांग में हमने 2-3 हेडिंग बहुत अच्छे से क्लियर कर ली, लघु बीजांड धानी, लघु बीजांड, पुंगंग, पुंकेसर और अगले चैप्टर में, अगले पार्ट में हम लोग अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे मादा और जननांग के बारे में पढ़ेंगे। बंद बना नहीं चल रहा।